यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुसंधान सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्ट्रेटजी पर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आज का जो पहला सब्जेक्ट है वो पॉलिटी स्ट्रेटजी है। और पॉलिटी जो है सिंपल सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंट होती है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे, क्योंकि जितना दिखने में ये सब्जेक्ट आसान है उतना पढ़ने में भी जितना आसान है ना, वो उतना आपको एग्जाम हॉल में इतना आसान नहीं लगता है। पॉलिटी की जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो 15 से 20 होते हैं, और उन क्वेश्चन में से भी जो स्टूडेंट्स फेल होने वाले होते हैं वो गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज को मैं बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, वो अंदर ही बताऊंगा आपको, ठीक है, स्लाइड्स के अंदर। अब जो हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाया है, एग्जीक्यूशन प्लान बनाया है, उसको हमने किस बेस पे बनाया है? उसको हमने बनाया है अपने क्या लास्ट के 10 से लेके 15 साल, इसमें सिर्फ 10 साल लिखा है मैंने, 15 साल का लिखा है इसमें। ठीक है, 15 वर्ष, 15 वर्ष का इसमें क्या किया है, पूरा पीवाईक्यू का ट्रेंड देखा है, पूरा एनालिसिस किया है और पूरा तरीका। और लास्ट 5 साल से मैं खुद इस एग्जाम को बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ, और मुझे पता है कि कौन सी गलती मैंने की थी जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, और कौन सी की थी जब मेरा क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, तो उन गलतियों को बताते हुए और उन चीज़ों को बताते हुए कि किससे प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, किन चीज़ों को हमको अपनाना पड़ता है, किन चीज़ों से हमको बचना होता है, उन चीज़ों पे मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो रखूँगा मैक्सिमम, हो सकता है थोड़ी सी लंबी और हो जाए, लेकिन कोशिश करूँगे 15 मिनट के अंदर रखो, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप एक सही स्ट्रेटजी पर बात कर पाओ। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखो, पॉलिटी से पहले हम सब बात करते हैं इस प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट पढ़ने की। ठीक है, और ये पढ़नी स्पेसिफिक किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। इसमें सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। तो स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? देखो, सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, हमने एक बुक को उठाया, जैसे ये बुक है, इसको उठाया और पढ़ लिया। हमको लगता है कि हमारा जो टॉपिक है या सब्जेक्ट वो हमारा पूरी तरह से तैयार है, और जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तब हमारा माइंड काम ही नहीं करता है, हमको कन्फ्यूजन होता है फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल किसी भी लेवल पर, और डर लगता है। कभी कई सारे ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कभी पढ़े नहीं होते हैं। अब वो टॉपिक्स ऐसे कौन से होते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं, और वो कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमको कन्फ्यूजन होता है? वो होते हैं जिनका आपने कितना मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमें दो टाइप से होती है, एक होती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और ये होती है पर डे वाली। पर डे, या इसको बोलूँ मैं, इसी को बोलूँ मैं सब्जेक्ट वाइज, या इसी को, हाँ देखो, सब्जेक्ट वाइज, या इसी को बोलूँ मैं क्या, तो टॉपिक वाइज। ठीक है, आप इसको किसी भी चीज में जोड़ सकते हो। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट क्या होता है? सबसे जो आपको किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करना है, आज पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी पे आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको तैयार करना है किसी सब्जेक्ट को, कि आप उसमें से जो 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 90% क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकेंगे, और क्वालिटी में ये आपका 100% क्या जाए, पूरा आउटपुट निकले, तो इसके लिए आपको ये तरीका अपनाना होगा। अब ये स्ट्रेटजी क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन करना पड़ता है। अब रिवीजन सुना है, पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ होंगे कि पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए हमको रिवीजन करना है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा 10 से 15 साल की पीवाईक्यूज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि एनालिसिस ही क्या होता है, क्या जो हम तरीका अपना रहे हैं क्या वही एनालिसिस कहलाता है? उस पर बात करेंगे। आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, स्ट्रेंथ करना पड़ता है कोर कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, फर्स्ट लेवल हम यहाँ पे पार करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है यहाँ पे, और इसको कैसे करना मैं बताऊंगा अभी। अब ये करना होता है, हम फर्स्ट लेवल यहाँ पे पार कर चुके हैं। ठीक है, गेम की हम सेकेंड लेवल पे पहुंच चुके हैं, कि हमको अब पता है किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस थीम से क्वेश्चन आ रहा है, किस माइक्रो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये घूमते हुए कहाँ आता है? ये आता है अपने थीम्स पर। तो टॉपिक वाइज हमको क्या पढ़ना पड़ता है? हमको चैप्टर वाइज क्या चैप्टर खत्म करना पड़ता है। जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उसको अच्छे से पढ़ोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है, जो चाहिए, और शॉर्ट नोट्स किसका बनाया जाता है? शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है हमेशा, याद रखना इस चीज को। जो शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा वो किसका बनाया जाएगा? वो हमेशा बनाना किस चीज का, एक तो वो इम्पोर्टेंट हो, या इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज क्या है, वो है कि जो चीज आप भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? यानी जैसे कि आपको कभी भी शॉर्ट नोट्स में ये मत लिखना कि आर्टिकल 21 में क्या निजता का अधिकार है, यानी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है। ये सबको रटा हुआ है, और क्या आपको जरूरत है कि इसका रिवीजन करें, या इसको बार बार पढ़ें अपने शॉर्ट नोट्स में, जगह बढ़ाने फालतू में उसको सभी शॉर्ट नोट्स को बड़ा कर दें? ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें लिखने से बचें जो आपको
क्लियरली पता है कि हाँ ये चीज़ें होती है। विधि की समझ क्षमता, विधि समान संरक्षण, ये पता है आर्टिकल 14 में है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? विधि की समझ क्षमता क्या है, विधि की समान संरक्षण है, कौन यूएसए से ली गई है, कौन ब्रिटिश संविधान के ली गई है, तो उस चीज़ों को देखो। इसमें थर्ड जो सेकंड में और क्या करना पड़ता है, जब हमने टॉपिक को पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, तब हम चैप्टर वाइज या वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तब ये टॉपिक तैयार होगा। कैसे करना मैं बताऊंगा आपको। वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, इंप्रूव करनी पड़ेगी एक्यूरेसी एंड स्पीड। इसके बाद का लेवल आता है कि आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट लगाने होंगे, 2 सब्जेक्ट वाइज और 2 सब्जेक्ट प्लस जीएस के एफएलटीज, यानी उसमें क्या हो, पॉलिटी के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट के हो, या हो सकता है अगर आप चाहो तो चारों के चारों जो 4 टेस्ट हैं वो सिर्फ पॉलिटी के लगा लो। ठीक है, अलग अलग कोचिंग्स के लगा सकते हो, जिस कोचिंग के आपको ठीक लगे उसके आप लगा सकते हो। इतना अगर आप कर लोगे तो आपकी हाई रिटेंशन, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस इन फिल्म्स में सबसे ज़्यादा हाई होगा, यानी 100% आप आउटपुट निकाल के आओगे। ठीक है, अब ये तो हुई सब्जेक्ट की बात। अब इसको करना कैसे है, वो करने का तरीका मैंने सिर्फ 11 मिनट में इस वीडियो में बताया हुआ है, और इससे बेस्ट मेथड रिवीजन का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी लेके जाओ, गारंटी, कि यूट्यूब में आपको ये चीज़ कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। ये तरीका कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, ये मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया है। या कुछ स्टूडेंट्स इसको या कुछ मेंटर्स को रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, लेकिन मेरा तरीका इसमें अलग है। और इस तरीके को अगर आप यूज़ कर लेते हो, देखो ये पूरा ये बनाया हुआ है, सिर्फ सिंगल स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि रिवीजन करना कैसे है। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया कि करना कैसे है। अब ये चीज़ देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम पर एलिमिनेशन टेक्निक्स के पीछे भाग रहे होंगे। सही बात है, अच्छी चीज़ है भागना, क्योंकि यूपीएससी प्लस में एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करती हैं। मैं मानता हूँ बिल्कुल काम करती हैं, हम खुद सिखाते हैं ये चीज़ें। लेकिन वाई एलिमिनेशन टेक्निक्स इज द लास्ट स्टेज, क्या ये लास्ट स्टेज है या अभी से हमको सीखना चाहिए? नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। एलिमिनेशन टेक्निक्स इंपोर्टेंट है, अभी से करना होंगी, ये सत्य है, लेकिन आधा सच है। आधा सच कैसे है, क्यों इंपोर्टेंट है और क्यों स्टूडेंट्स लास्ट 3 से लेकर 4 साल से एलिमिनेशन टेक्निक्स सीखने के बाद भी स्टूडेंट्स फिल्म से फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको आज दिखते हैं ना कि एलिमिनेशन टेक्निक्स के बैच चल रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स के नाम पे, तो ये टीचर तो लास्ट से 3 से लेकर 4 साल तक 4 साल से पढ़ा रहे हैं, इन पर 1000 स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे होंगे। तो क्या इनके 1000 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं? बिल्कुल ही निकल रहे हैं। निकलने वालों की संख्या कितनी होगी? 10 से लेके 20, बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल दिया मैंने। तो लेकिन ये 990 वाले जो 990 980 स्टूडेंट है, क्या ये पढ़ने वाले नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन तरीका है गलत है अप्रोच अपनाने का, कि एलिमिनेशन टेक्निक्स को हमने लास्ट स्टेज की जगह इसको फर्स्ट स्टेज समझ लिया। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझो इसको, आप कार ड्राइविंग सीखने वाले हो, आपको कार के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, यू डोंट लर्न ड्रिफ्टिंग बिफोर लर्निंग बेसिक ड्राइविंग। जैसे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा गया है इसमें कि अगर आपको कार चलाना भी नहीं आता है और अगर आप सोचो कि मैं ड्रिफ्ट मारूं, F1 ड्राइवर बन जाऊं, यानी जो रेसिंग वाला, क्या बन सकते हो? बिल्कुल नहीं बन सकते। गलती कर दोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, जान भी जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा कार ड्राइविंग वालों के लिए। सेकेंड है कुकिंग एग्जाम्पल। ठीक है, यू डोंट ऐड तड़का बिफोर कुकिंग द दाल प्रॉपरली। बहुत अच्छी बात बोली है। ये मेरे द्वारा बनाया गया एग्जाम्पल है, ये मैंने किसी से कहीं से कॉपी नहीं की। जब तक आपको दाल बनाना नहीं आता, आप तड़का लगाने पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो जब तक आपको दाल ही बनाना नहीं आता, तड़के का करोगे क्या? क्या सिर्फ तड़के को आप रेस्टोरेंट में सर्व करके क्या आप अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं कि एक प्रोसेस से गुजरना होता है हमें किसी भी चीज को करने के लिए। तो वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है फाउंडेशन बिल्डिंग या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। यूपीएससी का एप्लीकेशन पे आऊँ मैं, जो एमसीक्यूज आप यहाँ पे ओएमआर में भर के आओगे, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको सबसे पहले करनी होगी। क्यों? अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करते हो, आप कितनी भी एलिमिनेशन टेक्निक्स सीख जाओ, लास्ट में आपको अपना जो नाम है वो उस किसमें रिजल्ट लिस्ट में दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? गलती आपकी है, आपने गलत अप्रोच को अपना लिया था। ठीक है, टीचर्स आपसे आपसे बोलेंगे देखो इतने सिर्फ फ्री में मार्क ले आओ, कि बिना नॉलेज की, ये बिना नॉलेज के कभी होता ही नहीं है। ठीक है, मैंने बोला है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी करो नॉलेज बेस्ड अप्रोच को अपनाओ। ठीक है, अब इसमें करना क्या वो बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होती है। मैंने रिवीजन का तरीका बता दिया, पीवाई को एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था उसी वीडियो में। अब अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना, आपको 11 मिनट में सभी आंसर मिल जाएंगे, और ये वीडियो कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है,
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओगे, एफएलटीज लगाओगे, इसके बाद एलिमेंट्स टेक्निक्स पर आओगे ना, तभी याद कि वो एलिमेंट्स टेक्निक्स से जो टीचर्स आपसे बोल रहे हैं कि किसी में वर्ड आ जाए, सम वर्ड आ जाए तो वो सही होता है, ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन कब तक नहीं चलेंगी? जब तक आप अपना फाउंडेशन बिल्ड नहीं करोगे। एलिमेंट्स टेक्निक्स इज अ फिनिशिंग स्किल नॉट द स्टार्टिंग स्ट्रेटजी। ये लाइन जिसने याद रख लिया आज और समझ लिया, वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा, ये गारंटी है। और तरीका अगर अगर आपने सही तरीका नहीं समझा, चीजें आप वही कर रहे हो। देखो दो स्टूडेंट्स हैं, देखो ये दो स्टूडेंट हैं, इसका एक और पेन लगा देते हैं। ये दोनों बराबर पढ़ रहे हैं, सही वही चीजें पढ़ रहे हैं दोनों सेम। एक का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है प्लस पॉइंट, एक का नहीं हो पाता माइनस पॉइंट। क्यों नहीं होता है? गलत है अप्रोच, तरीके गलत। इन्होंने एलिमिनेशन पहले पढ़ लिया, उसके बाद जब एग्जाम बहुत पास में आया तब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से नहीं हो पाई। इसने पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, इसके बाद एलिमिनेशन सीखा। और जिसने पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली बहुत अच्छे से और एलिमेंट्स टेक्निक्स इसके बाद सीखी, उसका एग्जाम बहुत चांसेस है कि 99%, 99.9% उसका चांसेस है कि वो ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। अगर आप बोलोगे, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अगर ऐसे कर लेते तो फिर सभी का हो जाता। नहीं होता, क्योंकि सभी इस चीज़ को अपना ही नहीं रहे हैं। आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, क्या वो ऐसे इस तरीके का अपना रहे हैं, या वो भी गलत तरीके या गलत रास्ते पे चल रहे हैं? देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब पॉलिटी सबसे पहले मैंने क्यों लिया है? वाई फर्स्ट प्रायोरिटी? हाई वेटेज है, हमेशा आपको 12 से 18% देखने को मिलेंगे। हाई एक्यूरेसी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। एक बार तैयारी होने पर प्रीलिम्स पार करवा देता है। ये वो सब्जेक्ट है कि अगर इसमें आपने 100% क्या लिया है, आप अपने एक्यूरेसी लिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि 90% चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है। हाई एक्यूरेसी क्यों होती है उसमें? कि यहाँ पे हमको पता है कि हमको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और वहाँ के इसके बाद हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। लेकिन अदर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन सोर्स से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन पॉलिटी में ऐसा बहुत एक्सेप्शन हो सकता है, इसके बाद नहीं आते। अब एक चीज़ समझो, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनसे पूछा कि लास्ट अटेम्प्ट जिन्होंने सबने दिया था, किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, जैसे इसका क्वालिफाई हो गया था, इसका क्वालिफाई हो गया था, इसका क्वालिफाई हो गया था, बाकी के फेल हो गए थे। सभी का मुझे एक आंसर मिला, सिंगल आंसर। एक आंसर से बोलूँ, सिंगल आंसर मिला, सिंगल आंसर। सिंगल आंसर क्या मिला? और ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये रियल स्टूडेंट है। मैंने जिनसे पूछा था उनको मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट इमेज में बता दिया आपको। अब इनसे मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने इनसे पूछा था कि आपका जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने परसेंटेज जिनका क्वालिफाई हुआ प्लस पॉइंट, जिनका नहीं हुआ उनके पॉलिटी से कितने परसेंटेज क्वेश्चन सही हुए। तो मुझे इनका आंसर मिला, जो ए नंबर है, ए लेवल और बी वाले स्टूडेंट्स जिनका क्वालिफाई हुआ, उनका आंसर था मुझे कि 95 to 100% क्वेश्चन सही हुए। यानी एक क्वेश्चन हो सकता है गलती से गलत हो गया। इनका आंसर था एक्यूरेसी गई सिर्फ 70%। यहाँ पे खेल हो जाता है पूरा प्रीलिम्स का, कि यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर हो या लिस्ट के बाहर हो। ठीक है, तो आप पॉलिटी की क्या समझे होंगे, एरिया को समझे होंगे। पॉलिटी जितना देखने में आसान लगता है वो उतना आसान होता नहीं है। एग्जाम हॉल के प्रेशर में, इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो आप कैसे करोगे? आप ट्रेंड देखोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मैं समझा तो सही नहीं सकता। अब है क्या कि 2013 में क्वेश्चन कितने आए? 17 आए, 11 आए। ऐसे कर 2025 में कितने आए? 14 क्वेश्चन आए। तो यानी इसका बेटी चल रहा है कि 15 के आसपास, 15 से लेके 17 क्वेश्चन, और हो सकता है 20 क्वेश्चन भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर यूपीएससी 2026 में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, कि लास्ट 5 से 7 10 साल का है ये। ठीक है, अब एक चीज देखना, जब भी आप टॉपिक्स को पढ़ो तो उसको लक्ष्मीकांत को एक साइड से, जीरो से लेके पूरे टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश मत करना। सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अभिशासन है, 28 क्वेश्चंस आ गए। संसद टॉपिक है, 25 क्वेश्चंस आए हैं। 28 क्वेश्चंस किससे आए? फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को पहले पढ़ना, और जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप इन टॉपिक्स को पहले पढ़ोगे। ठीक है, अब आपातकालीन उपवन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, या इसको हम छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी है। इसलिए करंट अफेयर्स को भी क्या बना के रखें, आप ये अपना सोर्स या बेस बना के रखें। क्योंकि देखो, इमरजेंसी को कितने साल हो गए? 1975 में
75 से आप कितने हो गए अपने 25, वो 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो उस पर बात होती है, बहुत चर्चा होती है, तो हो सकता है इमरजेंसी से क्वेश्चन आ जाए। और इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बहुत बनाए हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड? आपको ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन में मिल जाएंगी। वो मैगजीन कहाँ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, टेलीग्राम पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जून वाली अगर आप मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और अगर इमरजेंसी से क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अब पॉलिटी में गलती कैसे होती है, सिलेक्शन रिस्क कैसे होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, नेगेटिव मार्किंग 4-5 पॉलिटी प्रश्न गलत होने का मतलब क्या होता है? 8 से 10 अंकों का सीधा नुकसान। ये होता है डायरेक्टली। ये 5 क्वेश्चन पॉलिटी से गलत हो गए, जो मैंने बोला था कि जो फेल हुए थे उनका आंसर क्या था? 70% एक्यूरेसी। उनके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, लेकिन हुआ क्या? इससे नेगेटिव मार्किंग भी तो हुई। अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाते तो आपके 2 क्वेश्चन तो पहले ही चले गए, यानी 8 क्वेश्चन गलत हो गए। कॉन्सेप्ट ड्राइवन क्या है? यूपीएससी फैक्चुअल कम है, आर्टिकल बेस्ड ज्यादा पूछता है। अब उसने क्या बोला, वो कॉन्सेप्ट से निकल के फैक्चुअल भी आ रहा है। फैक्चुअल कैसे आ रहा है? अगर आप लास्ट ईयर का 2024 का पेपर देखोगे कि कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो किस किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, ठीक है, तो वो फैक्चुअली पूछता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? ये नुकसान सीधे कट ऑफ पार करने में, जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ वो है। अब है क्या प्रॉब्लम्स, क्या है इस पॉलिटी को तैयार करने में? ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सभी को लगता है कि पॉलिटी बहुत ज्यादा आसान है, सभी को ही लग रहा है ये चीज। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको, मतलब अगर उसको उसको बोलो ना कि सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको अगर पढ़ने में कि आसान हो, तो पॉलिटी का ही नाम लेगा। तो पॉलिटी में प्रॉब्लम क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से होता क्या है? आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से सही होने वाला है, लेकिन रियल एग्जाम में क्या होता है? रियल एग्जाम में ये चीजें उल्टी हो जाती हैं, यानी प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा हो जाती है। और उस चीज से बचने के लिए करना क्या है? वही तरीका जो मैंने रिवीजन मेथड में बताया, उस तरीके से रिवीजन करना है। सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन, बिखराव हो जाता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए भूल गए। आर्टिकल्स कंफ्यूजन, यानी फैक्चुअल प्रॉब्लम। और फैक्चुअल प्रॉब्लम किससे आती है? रिवीजन से, मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक है, मल्टी टाइम रिवीजन और मल्टी लेवल रिवीजन। मल्टी लेवल रिवीजन। सिलेक्टिव रीडिंग, फोर्थ है सिलेक्टिव रीडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं सिलेक्टिव रीडिंग करना होता है, लेकिन दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, सेकंड होते हैं कम पढ़ते हैं लेकिन गलत टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। हो सकता है उन्होंने जो टॉपिक पढ़ा नहीं उससे क्वेश्चन आ गए, रिवीजन गैप ज़्यादा हो जाता है। एमसीक्यूज डेफिशिएंसी की, उन्होंने इतनी एमसीक्यूज लगाई ही नहीं है, और वो जब एग्जाम हॉल में जाते हैं उनको टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम भी बहुत बड़ा क्या है? बैरियर है यूपीएससी प्रॉब्लम से। करंट लिंकेज नहीं हो पाता है, करंट लिंकेज और पीवाईक्यू इग्नोरेंस हो जाती है। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सोर्स आपको जो अपनाने हैं वो क्या करना अपनाने हैं? फर्स्ट जो आप सभी पढ़ते हैं खुद से, लक्ष्मीकांत। रोल क्या है? प्राइमरी यही है कि आप यहीं से क्लिम्स क्वालिफाई करोगे। मैं नहीं बोलूंगा आपसे कि लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, एनसी, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, ये वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, या मेरी कोचिंग का नोट्स पढ़ लो। नहीं, किसी का नोट्स मत पढ़ो, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद घटना चक्र को लगा लेना पूरा। ये आपको लगाना पड़ेगा पूरा। पूरी का मतलब है जो टॉपिक्स आप इससे पढ़ते हो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको हाल की हाल कभी भी दूसरे टॉपिक पर जाना, मूव नहीं होना है। सबसे पहले आप उस टॉपिक के क्या लगाओगे? एमसीक्यूज लगाओगे। और इन एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है? आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो। पीवाईक्यूज किसके? खुद यूपीएससी के, पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन लगा रहे हो। इससे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। वो दो चीजें क्या है? एक आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है, सेकेंड आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, या आप जो बोलते हो ना, नई कोचिंग वालों ने नाम निकाला बहुत अच्छा था, वैल्यू एडेड मटेरियल, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। हो सकता है लक्ष्मीकांत में कोई फैक्ट ना दिया हो, वो इसमें दिया हो, तो आप क्या करोगे? उस फैक्ट को निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लोगे। ठीक है, बस आपको इतना करना है। सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है, टाइम कम लेते हुए। करना क्या है? हाई यील्डिंग टॉपिक्स, मैं नहीं बताऊंगा कौन से टॉपिक्स होते हैं, ये लिख दिया है, लेकिन आपको खुद इसको क्या देखना है? रिवीजन मेथड्स में पीवाईक्यू बेस्ड खुद लिखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे स्क्रीनशॉट मैंने दिलवाया था आपको, आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट उसका, तो उसके बेस्ड आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं? एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं देखो कुछ, जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि उत्तर पूर्वी परिषद, इससे रिलेटेड लक्ष्मीकांत में ज़्यादा मिलता नहीं है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बस। क्षेत्रीय परिषद भी इसमें से एक है, क्षेत्रीय परिषद है इसमें से एक ही। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा कुछ जो हमें कंटेंट है वो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलता। इसके लिए आप किसी बुक को मत पढ़ना, अगर करंट अफेयर्स की मैगजीन में दिया हो बहुत अच्छे से तो उससे वहाँ पे कवर कर लेना। साथ में
गूगल का यूज़ करना, एआई का यूज़ मत करना, ये आपको गलत फैक्ट्स बताएगा। बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो। मैंने जेमिनी चेक करके देखा लास्ट 2 महीने से, वो भी 20% अपने कॉन्सेप्ट या गलत बताता है, या वो पुराना डेटा आपको दे देगा। और आप कहाँ चेक करोगे? जब भी नोट्स बनाओ, जेमिनी से बना सकते हो, लेकिन उसको डुअल चेक करना, किसके साथ? गूगल पे जाके, क्या ये फैक्ट सही बोल रहा है? या जेमिनी से जब भी आप नोट्स पूछो अपने, कि आप नोट्स बनवा रहे हो कि उत्तर पूर्व परिषद की, तो आप उससे बोलना कि इसका सोर्स क्या है। तो कोई भी फैक्ट तो उसका सोर्स पूछ लेना उससे, ये इसका सोर्स कहाँ से लिया है, तो सोर्स में जाके देखना कि ये रियल है, वो आपको सोर्स से देगा। आपकी हेल्प की है किसने? एआई ने, लेकिन आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए। 365 का कंपाइलेशन पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पीआई भी नहीं पढ़ पाओगे, वेब सर्च कर सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया। नो एआई समरीज से मत पढ़ना, एआई से खुद सर्च करके पूछना, लेकिन सोर्स के साथ। उससे पूछना कि किस सोर्स से बोल रहे हो भाई। अब द साइकिल सक्सेस स्टडी लूप, जिस साइकिल को सभी स्टूडेंट्स पकड़ नहीं पाते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, या कभी-कभी तो पूरे इस अटेम्प्ट भी खत्म हो जाते हैं, वो है पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवीजन मैंने वो वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि स्टार्ट कैसे करना है। टॉपिक रीडिंग लक्ष्मीकांत से पढ़ो, एमसीक्यूज पढ़ो कहाँ से? घटना चक्र से। और फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाया उसका रिवीजन करो। और इस तरीके से आपको मिनिमम 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा इस लेवल पे। ये काम तो एक बार में खत्म हो गया, ठीक है। हमको रिवीजन किससे करना है? शॉर्ट नोट्स से। क्या मुझे बार बार लक्ष्मीकांत बुक को उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा। क्या मुझे पीवाईक्यू बुक को उठाना पड़ेगा बार बार? पीवाईक्यू बुक को नहीं उठाना पड़ेगा, पीवाईक्यूज को उठा सकते हो। किसके लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए। रियल पेपर क्या करो? प्रिंट आउट निकलवा लो उनका, ठीक है। जैसे समझ में आएगा, माइंडसेट बनेगा ये कि वो आपको पेपर देखने का नजरिया आपका चेंज होगा, ठीक है। माइंडसेट बिल्ड होगा आपका कि आपको इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा 2026 में भी, ठीक है। तो पीवाईक्यू को देख सकते हो इस तरीके से। आपको ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंगल टाइम करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल टाइम ऐसा करो कि शॉर्ट नोट्स इतना अच्छा हो कि आपकी सभी चीजें वहां पर कवर कर सके। और शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना कि खुद की समझ में आ जाए, बस, दूसरों से जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है उतना आपको उसमें क्रक्स लिखना है, लेकिन इतना भी मत लिख लेना कि खुद की समझ में ना आए। तो पीवाईक्यूज पढ़े, टॉपिक पढ़ा, स्टैटिक बुक से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की और रिवीजन किया, ये साइकिल फॉलो करें बस। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, आपका काम हो गया, ठीक है। यूपीएससी बार बार जिन थीम से क्वेश्चन पूछता ही है, उनको तो आपको करना ही है, जो कि सभी बोलते हैं, ठीक है। मैं उन बातों को नहीं बोलूंगा जो सभी बोलते हैं। अब आपको एक चीज करनी है कि डेली आपको 25 से लेकर 40 एमसीक्यूज डेली करने हैं घटना चक्र से, पर डे। और ये काम कैसे कर सकते हो आप टॉपिक वाइज, जो मैंने आपको बोला है ना, आप किसी भी तरीके से कर लो, लेकिन आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपने डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ टेस्ट दी, तब भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और आपको टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, तब आपकी फाइनल एक्यूरेसी होगी, वो होगी 100% पॉलिटी में, और अदर सब्जेक्ट में 85 to 90%। अब आपको रिवीजन सिस्टम कैसे रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को देखो अच्छे से। डेली माइक्रो रिवीजन जरूर रखें। मैं दिन में कितना भी पढ़ लेता हूँ। देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक होंगे नाइट में पढ़ते होंगे, एक होते हैं दिन में पढ़ते होंगे, अच्छे बच्चों की तरह। नाइट वाले, ये भी गंदे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे हैं ये भी। अब जब भी पढ़ो, नाइट में पढ़ने वाले क्या स्टूडेंट होते हैं कि वो 9 से 8 से लेकर 10 की वजह से स्टार्ट करते हैं और सुबह तक पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या मतलब क्या है? जब रात से मतलब क्या है? यहाँ का रात से सीधा सा मतलब है, जब भी आप सोने जा रहे हो ना, सोने से 20 से 30 मिनट पहले क्या, अपनी बुक्स छोड़ दो। आपने पूरा दिन या पूरा जो आपने रात में जो भी पढ़ा है, उसको 20 से 30 मिनट में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फास्ट टाइम में करो। अगर नहीं, अगर ये काम कर रहे हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज से लिख लो, 5 दिन ये करके देखो, सिर्फ 5 दिन, आपको खुद में 50% लेके 100% तक अंतर दिखाई देगा आपके रिकॉलिंग सिस्टम में। यानी आप कितना एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हो। रिकॉलिंग में आपकी जो परसेंटेज है, जो आप अभी 40% याद कर पाते हो, कि याद ही नहीं रहता कि कल क्या पढ़ा था, फैक्चुअल या कॉन्सेप्ट भूल गए हो या कंफ्यूजन हो रहा है, तो 40% से लेकर 90% आपकी एक्यूरेसी उसमें आ जाएगी। सिर्फ 5 दिन चेक करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको कंटिन्यू कर देना अगर आपको रिजल्ट मिले तब, ठीक है। तो ये हुआ डेली। डेली आपको कैसे पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, लेकिन
लास्ट सोने से पहले 20 से 30 मिनट आपको रिवीजन करना है, माइक्रो रिवीजन, फास्ट वे में, हाथ में कॉपी पेन लेके और पूरे एकदम से लाइन खींचते खींचते पढ़ लेना है, ठीक है। फोर्थ डे आपको माइक्रो रिवीजन करना है, मैक्रो रिवीजन सॉरी, यानी 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन रिवीजन करो। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन के लिए कोई भी दिन खाली नहीं रखा है, कभी भी रिवीजन तरीके से हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हर फोर्थ डे या मैक्सिमम फिफ्थ डे रिवीजन के लिए रखो। सर फिर तो मेरा सिलेबस बहुत छूटा हुआ है, फिर मेरा छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं सिलेबस करने से, जब प्रीलिम्स की क्वालिफाई नहीं होगा तो ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको 50+ क्वेश्चन सही करने हैं, बस आपका इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। आप बोलोगे सर आप तो गलत बोल रहे हो, 45 पे हो जाता है, मुझे पता है। मैंने 50+ क्यों बोला? सेफ स्कोर के चक्कर में, कि सेफ स्कोर तो होगा ना अपना, तो सेफ स्कोर के लिए क्या करना है, 50+ करना है। और अगर आप इस तरीके से रिवीजन करते हो, अगर आपका 20% सिलेबस छूट भी जाता है, तब भी आप 80% सिलेबस को कवर करते हुए अगर उसमें भी 80% एक्यूरेसी ले आते हो या 70% एक्यूरेसी ले आते हो, तो आप इजिली 50 नहीं 60 to 65+ क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, ठीक है। फाइनल स्टेज क्या करना है, एग्जाम से पहले आपको 3 से 4 फुल रिवीजन करना है, मिनिमम 5 टाइम, यहाँ पे 4 लिखा, मैं बोलूंगा 5 टाइम। नहीं किया तो प्रीलिम्स के सपने भूल जाओ। कड़वी बातें हैं कुछ, लेकिन सच्ची बात है। और शॉर्ट नोट्स बना के रखना, रिवीजन करना, ठीक है। और 4 टेस्ट जरूर लगाने हैं पॉलिटी के, 4 टेस्ट जरूर लगाने हैं। मार्क्स कम आए तो टेंशन मत लेना, बस जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको सही कर लेना बस, ठीक है। अच्छा दोबारा से रिवीजन कर लेना अच्छे से, बस यही है आपका क्या तरीका पढ़ने का, जो मैंने आपको बता दिया। गारंटी मेरी है, ये तरीका अपना लिया पॉलिटी में 95 to 100%। अगर ना आए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, मैं अपनी ये पूरी वीडियो हटा दूंगा जितनी मैंने अभी डाली हुई है चैनल पे, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज़ की। ये स्ट्रेटजी आपने अपनाई है, इसके बाद भी अगर इतनी एक्यूरेसी नहीं आई ना, गारंटी मैं पूरी वीडियोस डिलीट कर दूंगा अपनी। लास्ट क्या है, आप ये पूछ रहे हैं ये महाशय कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो सब्जेक्ट का नाम लिख देना, क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट में कुछ माइक्रो डिफरेंस भी होते हैं, कि ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसके सोर्सेस अलग हो सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें लक्ष्मीकांत बताया, तो उसमें बताऊंगा कि एक्यूरेसी कहाँ से 100% आएगी, या 100% ना आते हुए 90 to 95% कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इनका आंसर दे देना, कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट से नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है, कमेंट जरूर करना है। और आप सभी को धन्यवाद।